नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर और बिंदुसार के बारे में क्रमवार पढ़ा था, उसके बाद नंबर आता है सम्राट अशोक का। देखिए, अगर हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो ये भी बिंदुसार के पुत्र थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। यहाँ तक आपको पता ही होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद हम इनके जन्म की बात करते हैं। 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। फिर उसके बाद बात करते हैं, देखिए अशोक जो हुए थे मौर्य वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। अशोक के नाम के अभिलेखों की अगर हम बात करें कि इनका नाम किस अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि पहले शासक हुए जिन्होंने अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख का निर्माण कराया था। देखिए, मास्की और गुर्जरा जो दो अभिलेख थे, उन अभिलेखों में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। देखिए मास्की जो है वो कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है और नेटूर, उदयगोलान ये सभी कर्नाटक में है। तो आप यहाँ से याद करेंगे, मास्की, नेटूर, उदयगोलान कर्नाटक में है, गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश में है। कलिंग युद्ध से पहले हम जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु। भाब्रू अभिलेख जो है, इसमें सम्राट अशोक खुद को सम्राट कहते हैं, मतलब जो अभी अशोक जी हैं वो इसी अभिलेख में स्वयं को सम्राट बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम जो अभिलेखों की खोज है अशोक जी की, वो सबसे पहले फैंतलर ने किया था 1750 ईस्वी में। उसके बाद इसका जो कहते हैं कि पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किया था सन 1837 ईस्वी में। ठीक है, फिर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, ये है अशोक के समय में, थोड़ा मैंने एक नक्शे से दिखाया। देखिए, अभिलेखों की जो भाषा थी वो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में अलग अलग थी। जैसे हम भारत की अगर बात करें तो भारत में ब्राह्मी लिपि में सभी उनके अभिलेख पाए गए, और जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उधर खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी, और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र जो था वहाँ पर अरमाई की लिपि में लिखी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं तुर्की और एशिया माइनर, वो जो थोड़ा तुर्की से सट के वो वहाँ तक एक क्षेत्र माना जाता था, वहाँ पर ग्रीक की भाषा में, ग्रीक लिपि में लिखी गई थी। तो आप लोग यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक के समय में कितने दूर तक राज्य फैला हुआ था। इसका एक ट्रिक है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि अफरा तफरी। ठीक है, मतलब भारत में ब्राह्मण। कलिंग युद्ध की बात करते हैं। कलिंग युद्ध 261 से 262 ईसा पूर्व, मतलब 62 से 61 कहेंगे, क्योंकि जो ईसा पूर्व है वो थोड़ा उल्टा चलता है। कलिंग युद्ध इनके राज्य में जब ये राजा बने, ये 8वें वर्ष बाद हुआ। अब कलिंग की बात करते हैं, उड़ीसा में स्थित है कलिंग। राजधानी जिसकी तोसली थी। वहाँ के एक राजा थे पद्मनाभ, और दया नदी के किनारे युद्ध हुआ था। कहानी को अलग अलग जगह से अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन जो मुख्य कारण मुझे समझ में आया सभी से परिणाम लेने के बाद, साम्राज्य विस्तार, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, और दोनों समुद्र मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। ठीक है, और एक चीज़ हमने जो पीछे लिखा था कि इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया गया था, और भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति, भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति और धम्म घोष मतलब शांति की नीति अपना लिए थे। यहाँ से तो कारण आप समझ सकते हैं, परिणाम भी कुछ हुए थे। देखिए, यहाँ से जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं वो प्रेरणा लेते हैं अपने भतीजे निक्रोध से, और जो शिक्षा लेते हैं वो गुप्त से लेते हैं। तो जो कलिंग युद्ध का परिणाम था, इसने अशोक के साम्राज्य विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अशोक की पत्नी का नाम जान लेते हैं। देवी उनकी पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था कारुबाकी, जो कि सबसे प्रिय भी मानी जाती हैं उनकी पत्नी। और देवी, फिर उसके बाद बात करेंगे कि देवी के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा थे,
और कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। पद्मावती एक उनकी रानी थी जिनके पुत्र कुणाल उनके उत्तराधिकारी होते हैं, जो आगे चल के अशोक के बाद राजा बनेंगे। अब देखिए, बात ये करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो क्या करते हैं, अपने कुछ पुत्रों को, जैसे कि श्रीलंका के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, महेंद्र नाम है उनका, पुत्र जो हैं उनके महेंद्र और उनकी पुत्री हैं संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, और तक्षशिला भेजते हैं अपने मज्झांतिक को भेजते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अभिलेखों की बात करते हैं। जो अभिलेख थे, जो शिलालेख थे, माफ़ कीजिए, शिलालेख जो हैं 14 हैं, स्तंभ लेख जो हैं उनके 7 हैं, और गुहा लेख जो हैं वो हैं, यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे, 3 हैं। तो शिलालेख या कह सकते हैं अभिलेख जो है वो 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जो पहला शिलालेख था उसमें था पशु बलि की निंदा की बात की गई थी कि और समस्त प्रजा राजा या यहाँ के शासन के पुत्र हैं या पुत्रियाँ हैं। दूसरे शिलालेख में पशु की चिकित्सा की बात की गई है, और साथ ही साथ दक्षिण राज्यों का भी वर्णन मिलता है या कह सकते हैं उल्लेख मिलता है दूसरे शिलालेख में। तीसरे में अधिकारी जो रज्जुक और युक्तक और एक प्रदेशक, 3 प्रकार के अधिकारी की बात की है। हर 5वें वर्ष भ्रमण की बात की गई है। चौथे में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का वर्णन मिलता है चौथे शिलालेख में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वें शिलालेख में की गई है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात की गई है। फिर उसके बाद 7वें अभिलेख में धार्मिक नियंत्रण, ये नोट कर लेंगे, धार्मिक नियंत्रण की बात की गई है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। और उसके बाद हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको 13वां जो कि सबसे महत्वपूर्ण कलिंग युद्ध, जो जैसा कि हमने बताया कलिंग युद्ध के बारे में। 14वां सद्भावना के बारे में, सद्भावना की नीति का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्तंभ लेख कितने थे, 7 स्तंभ लेख थे इनके। देखिए, जो स्तंभ लेख थे ये ब्राह्मी लिपि में ही केवल लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों पर हैं। जैसे एक है दिल्ली टोपरा, अर्थात यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दूसरा मेरठ टोपरा मैं लिख दूँ तो पहले यह मेरठ में था, फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह दिल्ली लाया गया था। कौशाम्बी में है, एक लौरिया नंदनगढ़ में है जो बिहार में पड़ता है, और एक है लौरिया अर्रोज जो कि चंपारण बिहार में है, और एक स्तंभ लेख इनका प्रयाग स्तंभ लेख भी है, और एक है रामपुरवा या रामपुरा कह सकते हैं। इसकी खोज 1872 में की गई थी और यह भी चंपारण बिहार में, ठीक है। सबसे बड़ा जो है शिलालेख उनका जो था वो सबसे बड़ा शिलालेख 13वां था जिसमें कलिंग युद्ध की बात की गई है, और सबसे छोटा जो है रुमिनदेई, जिसकी मतलब रुमिनदेई जो शिलालेख था वो सबसे छोटा था। गुहा लेख की संख्या जो है 3 है। अब गुहा लेख में एक सुदामा गुहा, एक है विश्व झोपड़ी, और उसके बाद तीसरा और आखिरी जिसको चौपार कर्ज कहते हैं। अब अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। इनके पुत्र कुणाल जो कि पद्मावती के पुत्र थे, इनकी पत्नी, उसके बाद संप्रीति, उसके बाद देववर्मन, और अंतिम राजा बृहद्रथ। आपको बताए थे मगध साम्राज्य का जो मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ से हुई और बृहद्रथ पर ही जाके ख़त्म हो जाती है। यह संयोग ही मात्र होगा, या संयोग है या एक वास्तविकता भी मानी जाती है। तो कैसे एक संयोग एक कहानी के रूप में वर्णित है आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद हम कुछ बात करते हैं, कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। एक ही प्रश्न आज मैं पूछूंगा कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है, ठीक है, स्वयं को सम्राट कहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ इसका उत्तर देंगे, उसके बाद मैं उम्मीद करूँगा आप लोग उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्कार। चलते हैं, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर।